सभी उपस्थित मित्रों को, मंच पर आसीन विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी का कि उन्होंने मुझे याद किया और ऐसे विषय के लिए याद किया, अध्यक्षता के लिए, जिसके लिए मैं मानता हूं कि मैं अज्ञानी पुरुष हूं। वैसे ये सबसे बड़ा सत्य है कि अगर आप अपने आप को अज्ञानी मानते रहें तो आप ज्ञान की निरंतरता में सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे। तो यह विनय की एक प्रकार से पराकाष्ठा है। आप सबके लिए ये बात जीवन में सीखने की है। वक्ता डॉक्टर ललित मिश्र जी, मैं पूरा सुनना चाहता था, लेकिन 5:30 बजे मुझे निश्चित रूप से उठ जाना है क्योंकि 6 बजे कहीं पहुंचना है और कुछ कारणों से मिश्र जी को थोड़ा विलंब हुआ। डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है वैदिक वाङ्मय में लेखन परंपरा और वैदिक दृष्टि में काल गणना, वैज्ञानिक विमर्श। हम लोग विज्ञान को विज्ञान के अर्थों में प्रिसाइजली अगर आप आज ले रहे हैं तो एक वो अलग दृष्टि होगी। नहीं तो हमारा जो सारा अध्ययन इतिहास और संस्कृति और परंपरा का रहा है उसमें दृष्टि वैज्ञानिक ही थी, क्योंकि वैज्ञानिक माने ये नहीं कि साइंटिफिक कैलकुलेशन। वैज्ञानिक दृष्टि मतलब यह है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी होगी उसमें आप तथ्य और उसमें होने वाले परिवर्तन और विकास को एक क्रमिक दृष्टि से देखते जाएंगे और निष्कर्ष अपने आप निकलता चला जाएगा। आपकी दृष्टि निष्पक्ष अगर है और काल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रमाण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वही वैज्ञानिक दृष्टि है। लेकिन अब आज विज्ञान में यह है कि और कैलकुलेशन, जैसे अब आर्कियोलॉजी में कहते हैं कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बहुत सारे और मेथड्स हैं, तो उसकी बात आप करेंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं कल की बात को भी पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आज का प्रिसाइज विषय क्या है। कि लिखना आदमी ने कब से शुरू किया, ज्ञान का की जो श्रुति परंपरा रही है, श्रुत परंपरा रही है, वेद को श्रुति कहते भी हैं, उसमें ज्ञान निरंतरता में बढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं वो सीमित होता है। व्यक्ति से व्यक्ति होता है, व्यक्ति से 4 व्यक्ति होगा, 50 व्यक्ति होगा, लेकिन जब तक लिखित नहीं होगा। अशोक ने जब अभिलेख लिखवा दिया तो उसको हजारों लोगों ने पढ़ा। वो सारनाथ में भी लिखा दिया, लुम्बिनी में भी लिखा दिया, जूनागढ़ में भी लिखवा दिया, तो वो अधिक लोगों तक। और जब अखबार में आज आप पढ़ते मीडिया है तो पूरे ग्लोबल खट से आपका सर्कुलेशन हो जाता है। तो इसलिए राइटिंग एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी सिविलाइजेशन के विकास का। तो यह प्रश्न निश्चित रूप से उठता है कि हम कब से लिखना हमने जाना। और एक और बात बड़ी मूल मैं कहूंगा, क्योंकि अब हम जब वैदिक परंपरा में सीधे कोई बात करते हैं तो आज एक नया एक्सप्रेशन आ चुका है और स्वीकृत शब्द आ चुका है, वो है सिंधु सरस्वती संस्कृति। सरस्वती संस्कृति वैदिक संस्कृति को समाहित करता है और सिंधु संस्कृति इंडस वैली को। यह पूर्वापर क्रम नहीं हुआ कि इंडस वैली पहले था, वेद बाद में आए। इनमें ओवरलैपिंग है। और जब हम सिंधु सरस्वती संस्कृति का अब साथ साथ अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल
वैदिक का आइसोलेशन में अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे निष्कर्ष पर कभी न कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि इंडस वैली एक ऐसी संस्कृति थी जो लिपि से परिचित थी, लिखन लेखन से परिचित थी, पिक्टोग्राफिक उनकी स्क्रिप्ट थी, जिसको कहा जाए चित्राक्षर के माध्यम से वो लिखते थे। बहुत प्रयास हुआ, बहुत लोगों ने कोशिश की, आज तक उसे अंतिम रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, और वह दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत परिवर्तन और क्रांति का दिन होगा, जिस दिन अंतिम रूप से डिसाइफर हो जाएगा इंडस स्क्रिप्ट। वैसे ही जैसे जब अशोक की लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया, तो अशोक का पूरा व्यक्तित्व, पूरा इतिहास, मौर्य काल और अशोक ही नहीं, उसके बाद का सारा इतिहास जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लिखित, मैंने कहा ना, लिखित साक्ष्य की प्रामाणिकता श्रुत परंपरा से आने वाले संदर्भों से कहीं अधिक होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एविडेंस होता है, स्पष्ट होता है, और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। एज इट इज इट कम्स टू अस। 100 साल बाद, 1000 साल बाद अशोक का अभिलेख अशोक के समय का ही है। वेदों में, महाभारत में बराबर ये होता है कि भाई वस्तुतः लिखा कब गया इसे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिंधु सरस्वती संस्कृति की बात करते हैं, इंडस वैली और वैदिक संस्कृति को साथ साथ ओवरलैप करता हुआ, और ओवरलैप है, मैंने अध्ययन किया है, अगर उसमें बात रचना मुनियों की चर्चा है, मैंने जैन संदर्भ में अध्ययन किया है, शिष्ण देवों की चर्चा है, तो वह शिष्ण देव की आकृतियां इंडस वैली से मिलती हैं, वातृष्णा मुनियों की आकृतियां वहां से मिलती हैं, रुद्र की चर्चा है, इंद्र की चर्चा है, तो कहीं न कहीं उन संदर्भों को जो वेदों में आते हैं वो इंडस वैली में उसके प्रमाण हमको मिलते हैं, लेकिन अभी उसका पूरा कोहेरेंस नहीं बन पाया है, क्योंकि ये कुछ वर्ष पहले ही ये धारणा हुई कि अब दोनों को अलग करके न देखा जाए, दोनों को साथ साथ देखा जाए। और मैं समझता हूं कि साथ साथ देखने पर आपके जो लेखन कला के प्रारंभ की दृष्टि है, हम कैसे कह सकते हैं कि वेदों के समय से प्रारंभ हुआ, और वेद और इंडस वैली अगर समानांतर थे तो फिर वो दोनों साथ साथ थे। इंडस वैली में तो लेखन कला थी ही थी, लिपि थी ही, हम कैसे उसको स्वीकार करें। और उसके बाद एक गैप है, फिर अशोक के समय से मिलता है। तो इस दृष्टि से एक नए ढंग से सोचने की जरूरत है। जब हम सिंधु सरस्वती संस्कृति कहते हैं तो हम दोनों संस्कृतियों को साथ रखकर उनमें मिलने वाले समान तत्वों और क्षेत्रीय स्तर पर जो अंतर है वो क्षेत्रीय स्तर के अंतर होते हैं। भाई जौनपुर और गाजीपुर के लोगों में बोलने में, खाने में अंतर होता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अंतर होता है। तो इंडस वैली और वैदिक के जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस थे, क्षेत्र थे, उसमें अंतर होगा, वो क्षेत्रीय। तो समानांतर नहीं। आज अमेरिका आज है और इंडिया भी आज है, दोनों में बहुत अंतर है, तो लेकिन एक ही समय के हैं। तो उस दृष्टि से भी विचार करने की जरूरत है। और दूसरा, वैदिक संदर्भ को जब हम देखते हैं तो हमें अन्य संदर्भों को भी देखना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैन संदर्भ है, आदि पुराण जैनों का एक बहुत पुराना ग्रंथ है, और उसके पहले भी कई जैन ग्रंथों में उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ की चर्चा आती है, और आता है कि ऋषभनाथ ने या आदिनाथ, ही इज द फर्स्ट, देयरफॉर ही इज कॉल्ड आदि। तो आदिनाथ ने असी मसी कृषि की शुरुआत की। मसी यानी लेखन कला। और यह केवल कोइंसिडेंस था या इट हैज सम हिस्टोरिकल वैल्यू कि उनके एक पुत्री का नाम था ब्राह्मी, एंड ब्राह्मी हैपेंस टू बी द
by the name by which we know the earliest Indian script, Ashokan लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो अब इनको भी, क्योंकि अब हमको we must take a holistic perspective, टोटलिटी में हमको देखना होगा। और होलिस्टिक में जैसे सिंधु सरस्वती आप रखेंगे, वैसे ही वैदिक काल की बात करते समय वैदिक काल के समानांतर जो अन्य संस्कृतियां थी, क्योंकि ऋषभदेव और शिव में बहुत समानता है। वो भी पशुपतिनाथ है, शिव के साथ भी वृषभ है, तीर्थंकर के साथ भी आदिनाथ के साथ भी वृषभ है, उनके साथ भी नंदी है, यहां भी नंदी चिन्ह है या लांछन जिससे पहचानते हैं। दोनों के साथ जटाएं हैं, दोनों कैलाश पर्वत से संबंधित हैं। यानी क्या हुआ कि हमारा एक ही स्रोत का दो अलग अलग स्रोतों या शाखाओं में प्रवाह, एक श्रवण परंपरा बन जाती है और एक शैव परंपरा में चले जाते हैं, वो शिव हो जाते हैं या ऋषभ हो जाते हैं। तो यह हुआ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो उस ऐसी तमाम समस्याओं के निर्धारण में आपको अधिक सुविधा भी होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता भी, ऑथेंटिसिटी भी और एक्सेप्टेबिलिटी भी अधिक होगी किसी एक स्रोत को लेकर के किसी काल में। और दूसरा, जो स्रोत हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके टाइम को जरूर हमको कहीं ना कहीं इंडिकेट करना होगा। तो टाइम जब हम इंडिकेट करेंगे तो चाहे आप लेखन कला की बात करें या कालगणना, कालगणना तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है। और अंतर आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो यूनिलिनियर है, 1 2 3 4 5 6 7। 2021 के बाद 22 आया, 2022 के बाद 2023 आएगा। और हमारा क्या है, सर्किल में है, चक्र में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये यानी वो निरंतरता में टाइम इज पेरिनियल, इट्स मूवमेंट, एंड इट इज द टाइम विच कंट्रोल्स एवरीथिंग, इट इज द टाइम विच मेक्स अस थिंक, विच मेक्स अस डू एनीथिंग। सो समय से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन अब जो मैंने कहा, यह एक प्रश्न मेरा अज्ञानी का प्रश्न है कि क्या वेदों में काल गणना का जो ये बेसिस है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों का उल्लेख है, होता है क्या? अगर होता है पूरी तरह से ऋग्वेद में, त्रेता का तो आया है, तो चारों का अगर नहीं हुआ है तो हमें विचार करना होगा कि फिर ये काल गणना जब हम शुरू करेंगे तो ये टाइम तो सतयुग, त्रेता, द्वापर ही पहले, उसका ब्रॉड फ्रेम तो यही बनेगा। तो पहले तो हमारा ब्रॉड फ्रेम ही किसी चीज का बनता है, तब उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। तो ब्रॉड फ्रेम अगर बन रहा है तब उसकी काल गणना की प्रक्रिया और प्रिसाइज से प्रिसाइज वे में होती चली जाएगी। तो हमें भी यह भी देखना होगा कि कहां से इन चीजों का संदर्भ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, इंटरैक्टिव पर्सपेक्टिव, और यह मानना चाहिए कि हमारे यहाँ शेयरिंग हुई है। हम उस शेयरिंग को ये न माने कि एक्सक्लूसिव नहीं, आवर स्टडी शुड बी होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव। इसमें सब चीजों को जोड़ा गया, सब चीजों को लिया गया और तब एक मुकम्मल चीज बनती है, तब एक मुकम्मल संस्कृति बनती है वैदिक संस्कृति में। तो वैदिक संस्कृति एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव संस्कृति रही है, जिसमें निश्चित रूप से काल गणना का क्या स्वरूप था इसकी चर्चा ललित जी कर चुके हैं और आज करेंगे। और लेखन की क्या परंपरा थी इसकी चर्चा ये कल कर चुके हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।